हाय फ्रेंड्स, हम औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य यानी कि औपनिवेशिक टाइम के समय में जो शहर बने थे, नगर का निर्माण हुआ था, नगर योजना क्या थी, उसके स्थापत्य क्या क्या थे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। यह क्लास 12th का है, एनसीईआरटी बुक से दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस जो हम शहरीकरण के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें 3 राज्य हैं, उन जगहों के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो ये 3 जगह कौन कौन से हैं? तो इसमें 3 जगह है, एक मद्रास है, एक कलकत्ता है और एक बम्बई है। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर इन तीनों क्षेत्रों की बात करें, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई का, तो ये शुरू में क्या थे? तो ये तीनों शहर जो थे, ये मूलतः मत्स्य ग्रहण यानी कि मछली का यहाँ पे पालन होता है, मछली ग्रहण की जाती थी और बुनाई के गांव थे। और किसके गांव थे? बुनाई के गांव थे। ये कब विकसित हुए? तो ये महत्वपूर्ण केंद्र कब बने व्यापार के क्षेत्र में? तो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आती है, तब इसको एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। ठीक है। कंपनी के एजेंट कहाँ पे रहते हैं? मद्रास और कलकत्ता में रहते हैं। कब रहने लगे थे? मद्रास में ये 1639 में रहने लगे और 1690 में कहाँ पे आ गए? कलकत्ता में आ गए। बम्बई की बात करें तो बम्बई जो था वह कब मिला था? तो बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? तो ब्रिटेन का राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। ये बम्बई ब्रिटेन के राजा को कैसे मिली थी? तो ये बम्बई जो मिली थी, ये पहले पुर्तगाल के पास थी। किसके पास थी? पुर्तगाल के पास थी। तो इस पुर्तगाल ने अपनी लड़की का शादी किसके साथ किया? ब्रिटेन के राजा के साथ किया था। ठीक है। तो इन्होंने जब क्या किया कि इनको दहेज के रूप में बम्बई मिला था। किसको? ब्रिटेन के राजा को दहेज के रूप में बम्बई मिला था और इन्होंने इसे किसे दे दिया? तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 19वीं सदी के मध्य तक कस्बे जो थे वो बड़े शहर बन गए थे। यानी कस्बे बड़े शहर कब बन गए थे? तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक बन गए थे और जहाँ से नए शासक पूरे देश पर नियंत्रण करते थे। अगला पॉइंट में कह रहा है कि जो कस्बे थे, कस्बों को उनका चरित्र कैसे मिला था? तो कस्बों को सामान्यतः ग्रामीण इलाकों के विपरीत बताया जाता है। यानी कस्बा क्या है? ग्रामीण इलाकों के विपरीत है, क्योंकि कस्बा में क्या होती है? आर्थिक गतिविधियों और संस्कृति के प्रतिनिधित्व बनकर उभरे थे। यानी कि आर्थिक गतिविधियों और संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में बनकर कौन उभरा था? तो कस्बा उभरा था। ग्रामीण कैसा था? तो ग्रामीण अंचलों में खेती होती थी, जंगलों में संग्रहण करते थे लोग, वहाँ के पशुपालक के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। वहीं कस्बा में क्या होता था? कस्बे में शिल्पकारी होती थी, व्यापारी होती थी और प्रशासक तथा शासक रहते थे वहाँ पे। कस्बों का ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था। ठीक है। कस्बा का क्या होता है? ग्रामीण जनता पर उसका प्रभाव पड़ता था और खेती से प्राप्त करों और अधिशेष के आधार पर वे फलते फूलते थे। कस्बों और शहरों की किलेबंदी की जाती थी। क्यों? जो ग्रामीण क्षेत्रों से इनकी पृथकता को चिन्हित करती थी। तो ये उनका चरित्र है, उनका स्वरूप होता था। ठीक है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर किस लिए प्रसिद्ध थे? तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो मुगलों द्वारा जो शहर बनाए गए थे, वो जनसंख्या के केंद्रीकरण और अपने विशाल भवन और अपने शाही शोभा और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण थे? जैसे आगरा था, दिल्ली था, लाहौर था। ये शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मनसबदार और जागीरदार, जिन्हें साम्राज्य के अलग अलग भागों में क्षेत्र दिए जाते थे, सामान्यतः इन शहरों में अपने आवास रखते थे। यानी कि जो बड़े पदाधिकारी थे वो भी अपने आवास कहाँ रखते थे? तो बड़े शहरों में, जैसे आगरा, दिल्ली, लाहौर में भी इनके आवास क्षेत्र होते थे। इन सत्ता केंद्रों में आवास एक अमीर की स्थिति और प्रतिष्ठा का संकेतक थे। इन केंद्रों में सम्राट और कुलीन वर्ग की उपस्थिति के कारण वहाँ कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करना आवश्यक था। शिल्पकार कुलीन वर्ग के परिवारों के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे। ग्रामीण अंचलों से शहरों के बाजारों में निवासियों और सेना के लिए अनाज लाया जाता था। राजकोष भी शाही राजधानी में ही स्थित था, इसलिए राज्य का राजस्व भी नियमित रूप से राजधानी में ही आता रहता था। सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था और नगर एक दीवार से घिरा होता था, जिसमें अलग अलग द्वारों से आने जाने का नियंत्रण रखा जाता था। नगरों के भीतर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे उद्यान है, मस्जिद है, मंदिर है, मकबरे हैं, महाविद्यालय है, बाजार है तथा कारवां है आदि सब वहाँ पे स्थित बनाए जाते थे, जहाँ पे लोग, नगरों का ध्यान महल और मुख्य मस्जिद की ओर होता था। और नगरों का ध्यान किधर होता था? तो नगर का ध्यान महल और मुख्य मस्जिद की ओर होता था। दक्षिण भारत के नगरों में महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? तो दक्षिण भारत के जो नगर बने हुए थे उनका मुख्य केंद्र मंदिर होता था। ठीक है। दक्षिण भारत के जो मुख्य नगर होते थे उनका मुख्य केंद्र किस तरफ होता था? तो मंदिर होता था। जैसे मदुरई और कांचीपुरम, ये महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी थे। जैसे धार्मिक त्यौहार अक्सर मेलों के साथ होते थे, जिससे तीर्थ और व्यापार जुड़ जाते थे। शासक जो होते थे वह धार्मिक संस्थाओं का सबसे ऊंचा प्राधिकारी और मुख्य संरक्षक होता था। समाज और शहर अन्य समूहों और वर्णों को स्थान शासन के साथ उनके संबंधों से तय होता था। मध्यकालीन शहरों में शासक वर्ग के वर्चस्व वाली जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें सभी लोगों से क्या अपेक्षा की जाती थी? तो मध्यकालीन समाज में शासक वर्ग के वर्चस्व वाली जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें लोगों से यह अपेक्षा की जाती थी कि समाज के जितने भी व्यक्ति हैं उनको अपने स्थान का पता होना चाहिए। जैसे उत्तर भारत में इस व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य किसे दिया जाता था? तो उत्तर भारत में इस व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी को दिया जाता था कि सभी व्यक्ति को सामाजिक में जो अवस्था है उस अवस्था के अनुसार रहना चाहिए। और इनके और कौन कौन से कार्य थे? कोतवाल जो था उसका और कौन कौन से कार्य थे? तो कोतवाल के कार्य थे नगर में आंतरिक मामलों पर नजर रखना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। दिल्ली का कोतवाल कौन था? आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं, उनके दादा कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादा थे गंगाधर नेहरू। गंगाधर नेहरू कहाँ के कोतवाल थे? तो 1857 के विद्रोह से पहले तक वो दिल्ली के कोतवाल थे।
शाहजहानाबाद के शहर के चारों तरफ जो खाई जो बनाई गई दीवार थी उसको कब ढहा दिया गया था? तो शाहजहानाबाद के चारों तरफ जो दीवार बनाई गई थी उसको 1857 में ढहा दिया गया था। शहरों के मामले में 18वीं शताब्दी में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं? तो यह 18वीं शताब्दी में सब बदलने लगा था। जैसे राजनीतिक और व्यापारिक पुनर्गठन के साथ साथ पुराने नगर भी पतन की ओर दौड़े थे। यानी कि जब 18वीं शताब्दी के बाद देखते हैं कि जब राजनीतिक और व्यापारिक पुनर्गठन होने लगा तो उस समय पुराने नगर भी पतन की ओर गिरने लगे थे और नए नगरों का विकास होने लगा था। इसमें किसका नाम आता है? तो इसमें आता है कि मुगल सत्ता के क्रमिक क्षरण के कारण ही उसके शासन के संबंधों का नवनगर का अवसान हुआ था। मुगल राजधानियाँ जैसे दिल्ली और आगरा ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। नए क्षेत्रीय ताकतों के विकासों का क्षेत्रीय राजधानियों के रूप में विकास हुआ। उसमें कौन थी? लखनऊ है, हैदराबाद है, सेरिंगपट्टनम है, पूना है, नागपुर है, बड़ौदा है, तंजौर है। ये सब बड़े परिलक्षित होते हैं। यह हुआ कि जब नए नगर का निर्माण होता है तो पुराने नगर में जो रहते थे, कौन कौन रहते थे? व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार और अन्य पुराने लोग जो थे, जो अन्य लोग थे वो पुराने मुगल केंद्रों में रह रहे थे। तो उस राजधानियों का जब क्षरण हुआ तो जो नई राजधानियाँ बढ़ी तो उस लोग ये अपने संरक्षण और काम की तलाश में इधर आने लगे और नए राज्यों के बीच निरंतर लड़ाइयों का यह परिणाम हुआ कि भाड़े के जो सैनिक थे उनको भी तैयार रोजगार मिलता था। ठीक है, यानी लड़ाई जब होती थी तो सैनिकों को भी रोजगार मिलता था। और इसी समय जब ये सब चीज़ें चल रही थी, यानी कि जब नए नए शहर का निर्माण हो रहा था तो इसी अवसर का उपयोग करके इस अवसर का उपयोग करके कस्बे और गंज जैसी नई शहरी बस्तियों को बसाने का काम किसने किया था? तो कस्बे और गंज को बसाने का काम मुगल साम्राज्य से संबंध अधिकारियों ने किया था। यानी कि मुगल उत्तर भारत में जो मुगल साम्राज्य से संबंध अधिकारी थे उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और इस अवसर का लाभ उठाकर कस्बा और गंज जैसी नई शहर बस्तियों को बसाने में काम किया था। लेकिन इनका जो स्वरूप था, इनका स्वरूप क्या था? अलग अलग था। इनका स्वरूप अलग होने का कारण क्या था? क्योंकि राजनीतिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव था। राजनीतिक विकेंद्रीकरण के कारण इन सब कस्बों, गंजों या जो शहर बन रहे थे उनका स्वरूप एक जैसा नहीं था। ऐसे में हम देखते हैं कि कुछ स्थानों पर नए सिरे से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, कुछ स्थानों पर युद्ध हुए, लूटपाट हुए तथा राजनीतिक अनिश्चितता से आर्थिक पतन में परिणत हो गई। कस्बा किसे कहा जाता था? तो कस्बा जो था एक ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कहा जाता था। कस्बा क्या था? कस्बा जो था वो ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कहा जाता था जो सामान्य रूप से स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र था। ठीक है। गंज क्या होता था? गंज एक छोटा अस्थायी बाजार कहा जाता था। कस्बा और गंज दोनों में ही कपड़ा, फल और सब्जी तथा दूध के उत्पादों से विशिष्ट सामग्रियां जो प्राप्त की जाती हैं परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। एक बार फिर यहाँ के कस्बा क्या है? तो कस्बा ग्रामीण अंचल में एक छोटे से नगर को कहा जाता है और गंज जो होता है वो एक अस्थायी बाजार होता था। जब इस तरह से पतन का दौर चल रहा था तो व्यापार तंत्र में परिवर्तन, यानी कि जो व्यापार तंत्र में परिवर्तन दिखाई देता है उसी का फ़ायदा उठाकर कई बस्तियां भी परिलक्षित हुई। जैसे यूरोपीय व्यापारिक कंपनी जब भारत में आई थी मुगल काल में तो उन्होंने मुगल काल से ही जो विभिन्न स्थान थे मुगलों के वहीं पर ही अपनी बस्तियां स्थापित करने का आधार प्रस्तुत किया। जैसे पुर्तगाली जब आए थे, पुर्तगालियों ने गोवा या पणजी में कब स्थान अपना ग्रहण किया? तो 1510 ईस्वी में। डचों ने मछलीपट्टनम में कब स्थान ग्रहण किया? 1605 में। अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 में। और फ्रांसीसियों ने कब किया था? तो फ्रांसीसियों ने 1673 ईस्वी में पांडिचेरी में अपना स्थान जमाया था। ये जो व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार के साथ ही इन व्यापारिक केंद्रों के आसपास नगर विकसित होने लगे थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक जो स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान किसने ले लिया था? तो जो स्थल आधारित साम्राज्य थे उनका स्थान अब जल आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया था। कब? 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते। और जब ये स्थान जल आधारित साम्राज्य ने ले लिया, जो यूरोप से आए थे उन्होंने ले लिया, तो उन्होंने क्या किया? इसके चलते क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आया, वाणिज्यवाद आया और पूंजीवाद आया। इन तीन शक्तियों का अब समाज के स्वरूप को परिभाषित करने लगे थे। यानी 18वीं शताब्दी के बाद समाज का स्वरूप कौन सी शक्तियाँ करने लगी? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यवाद एवं पूंजीवाद शक्तियाँ अब समाज के रूप को परिभाषित करने लगी थी। परिवर्तन का एक नया चरण आरंभ कब होता है? तो मध्य 18वीं शताब्दी से परिवर्तन का एक नया चरण आरंभ होता है। तो जब ये नया चरण आरंभ होता है तो उस समय क्या देखने को मिलता है? किन स्थानों पे केंद्रित होने लगी थी? जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो किन स्थानों पर केंद्रित होने लगी थी? तो 17वीं शताब्दी में जो विकसित हुए स्थान थे, 17वीं शताब्दी में जो विकसित हुए स्थान थे उन वो स्थान क्या हो गए? पतन हो गया उनका। तो उन स्थानों में कौन कौन से स्थान थे जो 17वीं शताब्दी में विकसित हुए थे? तो वो सूरत था, मछलीपट्टनम था तथा ढाका था। ये सब क्या हो गए? पतन की तरफ चले गए थे। प्लासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1797 ईस्वी में। उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया कि अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया। पूछ देगा कि अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण कब हासिल किया? तो प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने हासिल किया था। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैल गया। कहाँ पे फैला था? मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह शहर तेजी से नई आर्थिक राजधानियों के रूप में उभरे थे। यानी कि जो 17वीं शताब्दी में राज्य उभरे हुए थे वो कौन कौन से थे? सूरत था, मछलीपट्टनम था और कौन था? ढाका था। और इसका पतन कब हो गया? तो 18वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है। और खास करके जब प्लासी का युद्ध जीता गया था तो इसके बदले कौन से शहर का विकास हुआ? तो मद्रास है, कलकत्ता है और बम्बई है। ठीक है, इन सब का विकास होने लगा था। यहाँ पर नए भवनों और संस्थाओं का विकास हुआ तथा शहरी स्थानों के नए तरीके से व्यवस्थित किया गया, नए रोजगार विकसित हुए,
लोग नए इन औपनिवेशिक शहरों की ओर उमड़ने लगे। लगभग 1800 तक ये जनसंख्या के लिहाज से भारत के विशालतम शहर बन गए थे। कौन कौन से? मद्रास, बम्बई और कोलकाता। ये नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। पहले इनका नाम किस नाम से जाना जाता था? तो मद्रास को नहीं, मद्रास नाम दिया गया था ये अंग्रेजों द्वारा। बाद में इसका वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है। और मद्रास, बम्बई और कोलकाता नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। औपनिवेशिक शहर की पड़ताल, औपनिवेशिक रिकॉर्ड और शहरी इतिहास। तो जब भी कोई बात होती है तो कोई चीज़ रिकॉर्ड रखा जाता है उस चीज़ को जानने के लिए, तो आंकड़ों की जानकारियों को संग्रह करने पर आधारित था। यानी औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था। अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक मामलों को चलाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा रखा। इसके चलते हुए उन्होंने रिकॉर्ड संग्रहालय की स्थापना करी थी। उन्होंने मानचित्र तैयार करने पर खासा ध्यान दिया था। ठीक है, कि उनको मानचित्र इसलिए कहा कि वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी और जो हमें एरिया मिलेगी उसमें क्या क्या उत्पादन किया जा सकता है, इन सब सारी चीज़ों के लिए सारी चीज़ें हो रही थी। 19वीं सदी के आखिर से अंग्रेजों ने वार्षिक नगर पालिका कर वसूली के जरिए शहरों के रखरखाव के वास्ते पैसा इकट्ठा करने की कोशिशें शुरू कर दी। कब? 19वीं सदी के आखिर से। यानी वार्षिक नगर पालिका कर की वसूली कब से शुरू किया गया? तो 19वीं सदी के आखिर से शुरू किया गया। इसके पीछे क्या था कि कर लेकर शहर को विकसित बनाना है। और कर इसलिए रखा, और इन टकरावों से बचने के लिए लोग कर न देने के लिए लड़ाई करें, तो इसके लिए उन्होंने इसका जिम्मा किसको सौंपा था? तो इसकी जिम्मेदारियां निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपी थी। आंशिक लोक प्रतिनिधित्व से लैस नगर निगम, यानी कि शुरू में जो था वो आंशिक लोक प्रतिनिधि से लैस था। ठीक है, वो नगर निगम जैसे संस्थाओं का उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना था। ये आंशिक लोक संबंधित थी। ठीक है, दूसरी तरफ नगर निगम की गतिविधियों से नए तरह के रिकॉर्ड्स पैदा हुए जिन्हें नगर पालिका रिकॉर्ड्स रूम में संभाल कर रखा जाने लगा। इसमें उन्होंने जनगणना करवाया। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब हुआ था? 1872 में किया गया। इसके बाद 1821 से हर 10 वर्ष पे गणना शुरू की गई। तो औपचारिक रूप से जो एक स्थिति से ढंग से गणना की जाती है उसकी शुरुआत 1881 से मानी जाती है, लेकिन पहली बार जो भारतीय जनगणना की गई थी तो वो कब की गई थी? 1872 में। इन रिपोर्टों को तैयार करके वहाँ पे उम्र, लिंग, जाति, व्यवसाय इस सब के बारे में जानना को था। इसमें बहुत सारे लोगों ने जानकारियाँ गलत देते थे, साफ साफ जानकारियाँ भी नहीं देते थे, इससे रिकॉर्ड भी उतना सही नहीं बन पाया था। ठीक है, बहुत लोग जो ये प्रक्रिया में भाग नहीं लेते थे, कुछ बताने से इनकार कर देते थे। इन सब सारी चीज़ों को जनगणना के अधिकारियों ने पाया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो दावा है ऊँची हैसियत की मानी जाती थी। सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया था? तो सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 में किया गया था। जब 1853 में रेलवे की शुरुआत हो गई तो रेलवे की शुरुआत होते ही बंदरगाहों और आर्थिक जो गतिविधियां थी उसके में बहुत सारे बदलाव आ गए। कुछ शहर ऐसे थे जिनको ख़त्म होना पड़ा, जैसे यूपी में एक मिर्ज़ापुर है। जब रेलवे लाइन नहीं बिछी थी तो मिर्ज़ापुर दक्कन से कपास तथा सूती वस्तुओं के संग्रह का केंद्र माना जाता था। जब बम्बई में रेलवे लाइन बिछ गई तो इसका अस्तित्व ही खत्म होने लगा, इसकी पहचान खत्म हो गई। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कॉलोनियों की भी स्थापना की शुरुआत हुई। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रेलवे नगर अस्तित्व में आए थे जिसमें नाम आता है जमालपुर, वाल्टेयर और बरेली का। नए शहर कैसे थे? बंदरगाह, किले और सेवाओं के केंद्र। 18वीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता और बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। यहाँ जो आबादियाँ बसी वे चीज़ों के संग्रह के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने यानी वाणिज्यिक कार्यालय इन्हीं बस्तियों में बनाए और यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से इन बस्तियों की किलेबंदी की गई। मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज किला बनाया गया, कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला बनाया गया और बम्बई में फोर्ट किला बनाया गया था। ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। यूरोपीय व्यापारियों के साथ लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार भी इन किलों के बाहर लगे बस्तियों में रहते थे। यूरोपियों और भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग क्वार्टर बनाए गए थे। लेखन में उनके लिए किलों के रूप में व्हाइट हाउस, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन के नाम से इंगित किया गया था। क्यों? क्योंकि व्हाइट टाउन में रहते थे गोरे लोग और ब्लैक टाउन में भारतीय लोगों के लिए रखा गया था। ऐसे करके विस्तृत किया जाता था। कलकत्ता में ओल्ड फोर्ट घाट टॉमस एवं विलियम डैनियल का उत्कीर्ण चित्र है। कब बनाया गया था? 1787 में ओल्ड फोर्ट पानी के किनारे बनाया गया था। यानी कि ओल्ड फोर्ट कब बनाया गया था? तो 1787 में। जब 19वीं शताब्दी के मध्य में रेलवे के फैलते नेटवर्क ने इन शहरों को शेष शहरों से जोड़ा तो नतीजा हुआ कि जहां से कच्चा माल और मजदूर आते थे, ऐसे देहाती और दूरदराज इलाके भी इन बंदरगाह शहरों से गहरे तौर पर जुड़ने लगे। कच्चे माल निर्यात के लिए इन शहरों में आता था और सस्ते श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वहाँ कारखाने लगाना आसान था। 1850 के दशक के बाद भारतीय व्यापारियों और उद्यमियों ने बम्बई में सूती कपड़ा मिलें लगाई। यानी कि भारतीय उद्यमियों ने 1850 के दशक में बम्बई में सूती कपड़ा मिलें लगाई। कलकत्ता के बाहरी इलाके में यूरोपियों के स्वामित्व जूट वाली मिलें खोली गई। यानी कि कलकत्ता के बाहरी इलाकों में किसके द्वारा जूट की मिल खोली गई? तो यूरोपीय स्वामित्व की। और बम्बई में जो मिल खोली गई थी वो किस स्वामित्व की थी? तो वो भारतीय उद्यमियों की थी। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत थी। हालांकि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इंग्लिश कारखानों के लिए कच्चा माल भेजते थे और पूंजीवाद जैसी आधुनिक आर्थिक ताकतों के बल पर मजबूती से सामने आ चुके थे, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से फैक्ट्री उत्पादन पर आधारित नहीं थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंग्लिश कारखाने थे उनकी आर्थिक ताकत, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी मुख्य रूप से फैक्ट्री उत्पादन पर आधारित नहीं थी।
इन शहरों की ज़्यादातर कामकाजी आबादी उस श्रेणी में आती है जिसे अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र के सेवा क्षेत्र में लगे लोगों को मानते हैं। ठीक है, यानी औद्योगिक क्षेत्र में ये क्षेत्र नहीं आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं, तो ये सेवा क्षेत्र में आते हैं। और उस समय केवल दो ही औद्योगिक शहर थे, एक कानपुर था और दूसरा जमशेदपुर था। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध था, तो कानपुर चमड़े की चीज़ों के लिए, ऊनी और सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, जबकि जमशेदपुर था वह स्टील उत्पादन के लिए विख्यात था। भारत कभी भी एक आधुनिक औद्योगिक देश नहीं बन पाया। भारत कभी भी एक आधुनिक औद्योगिक देश नहीं बन पाया, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये था कि जो अंग्रेज़ थे यहाँ पे पक्षपातपूर्ण शासन करते थे। उनकी जो पक्षपातपूर्ण नीतियाँ थी वो भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ने ही नहीं दिया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास बड़े शहर तो बने, लेकिन इसमें औपनिवेशिक भारत की समूची अर्थव्यवस्था में कोई इजाफा नहीं हुआ था, क्योंकि ये तो औद्योगिक क्षेत्र नहीं, उसमें केवल दो ही औद्योगिक क्षेत्र, एक कानपुर था, एक जमशेदपुर था। एक नई शहरी परिवेश। औपनिवेशिक शहर नए शासकों की वाणिज्यिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करते थे, यानी कि औपनिवेशिक शहर किसको प्रतिबिंबित करते थे, तो जो औपनिवेशिक शहर थे वे नए शासकों की वाणिज्यिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करते थे। ठीक है, ये पूछ देगा, लाइन में लिख भी देगा ऐसे कि औपनिवेशिक शहर नए शासकों की वाणिज्यिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करते थे। कथन सही है कि नहीं है, तो सही है। राजनीतिक सत्ता और संरक्षण भारतीय शासकों के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के हाथ में जाने लगा। दुभाषीय, बिचौलिए, व्यापारी और माल आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करने वाले भारतीयों का भी इन शहरों में एक महत्वपूर्ण स्थान था। नदी या समुद्र के किनारे आर्थिक गतिविधियों से गोदियों और घाटियों का विकास हुआ। समुद्र किनारे गोदाम, वाणिज्य कार्यालय, जहाज रानी, उद्योग के लिए बीमा एजेंसियां, यातायात डिपो और बैंकिंग संस्थानों की स्थापना होने लगी थी। कंपनी के मुख्य प्रशासकीय कार्यालय समुद्र तट से दूर बनाए गए थे। ठीक है, यानी कंपनी के मुख्य प्रशासकीय कार्यालय जो थे वो समुद्र तट से दूर बनाए गए थे और समुद्र तट के ही पास बनाए गए थे। ठीक, कलकत्ता में स्थित राइटर्स बिल्डिंग इसी तरह का एक दफ्तर हुआ करती थी। राइटर्स का मतलब क्या होता है, जो क्लर्क होते थे। यह ब्रिटिश शासन में नौकरशाही के बढ़ते कद का संकेत था। किले की चहारदीवारी के आसपास यूरोपीय व्यापारियों और एजेंटों ने यूरोपीय शैली के महलनुमा मकान बना लिए थे। कुछ ने शहर की सीमा से सटे उपशहरी, जिसे मुफस्सिल कहा जाता था, यानी कि कुछ ने शहर की सीमा से सटे उपशहरी बनाए थे, इलाकों में बगीचा घर बना लिए थे। शासक वर्ग के लिए नस्ल विभेद पर आधारित क्लब, रेसकोर्स और रंगमंच भी बनाए गए थे। अमीर भारतीय एजेंटों और बिचौलियों ने बाजारों के आसपास ब्लैक टाउन में परंपरागत ढंग से दलानी मकान बनवाए। उन्होंने भविष्य में पैसा लगाने के लिए शहर के भीतर बड़ी बड़ी ज़मीनें भी खरीद ली थी। अपने अंग्रेज स्वामियों को प्रभावित करने के लिए वे त्योहारों के समय रंगीन दावतों का आयोजन करते थे। समाज में अपनी हैसियत साबित करने के लिए उन्हें मंदिर भी बनवाए। मजदूर वर्ग के लोग अपने यूरोपीय और भारतीय स्वामियों के लिए खानसामा, पालकी वाहक, गाड़ीवान, चौकीदार, पोर्टर और निर्माण और गोदी मजदूर के रूप में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराते थे। वे शहर के विभिन्न इलाकों में कच्ची झोपड़ियों में रहते थे। 19वीं सदी के मध्य में औपनिवेशिक शहर का स्वरूप और भी बदल गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों का रवैया विद्रोह की लगातार आशंका से तय होने लगा था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उनको लगता था कि शहरों की और अच्छी तरह हिफाजत करना जरूरी है और अंग्रेजों को देशियों के खतरे से दूर, ज़्यादा सुरक्षित और पृथक बस्तियों में रहना चाहिए। पुराने कस्बों के इर्द गिर्द चरागाहों और खेतों को साफ कर दिया गया। सिविल लाइन्स के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए। सिविल लाइन्स के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए। कब किए गए? 1857 के बाद। सिविल लाइन्स में केवल गोरों को बसाया गया। छावनियों को भी सुरक्षित स्थानों के रूप में विकसित किया गया। छावनियों में यूरोपीय कमान के अंतर्गत भारतीय सैनिक तैनात किए जाते थे। इलाके मुख्य शहर से अलग लेकिन जुड़े हुए होते थे। चौड़ी सड़कों, बड़े बगीचों में बने बंगलों, बैरकों, परेड मैदान और चर्च आदि से लैस ये छावनियाँ यूरोपीय लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन गया था। भारतीय कस्बों की घनी और बेतरतीब बसावट के विपरीत व्यवस्थित शहरी जीवन का एक नमूना भी थी। अंग्रेजों की नज़र में काले इलाके न केवल अराजकता और हो हल्ले का केंद्र थे, वे गंदगी और बीमारी का भी स्रोत थे। काफ़ी समय तक अंग्रेजों की दिलचस्पी गोरों की आबादी में सफाई और स्वच्छता बनाए रखने तक ही सीमित थी। लेकिन जब हैजा और प्लेग जैसी महामारियां फैली और हजारों लोग मारे गए, तो औपनिवेशिक अफसरों को स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा कड़े कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। अंग्रेजी व्यापारियों को भय था कि कहीं ये बीमारियां ब्लैक टाउन से व्हाइट टाउन में भी न फैल जाए। 1867 से 70 के दशकों से साफ सफाई के बारे में कड़े प्रशासनिक उपाय लागू किए गए। यानी कि साफ सफाई से कड़े प्रशासनिक उपाय कब लागू किए गए? तो 1860 से 70 के दशक में। भारतीय शहरों के निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया। लगभग इसी समय भूमिगत पाइप आधारित जलापूर्ति, निकासी और नाली व्यवस्था भी निर्मित की गई। इसी प्रकार भारतीय शहरों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए स्वच्छता निगरानी भी एक अहम तरीका बन गया था। कब? 1860 से 70 के बीच में। राइटर्स किसे कहा जाता था? तो राइटर्स उन्हें कहा जाता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। भारत में आने पर इन्हें राइटर्स कहा जाने लगा। बाद में यह इमारत सरकारी कार्यालय बना दी गई। अंग्रेजों के निजी मकान कब बनने लगे थे? तो अंग्रेजों के निजी मकान 18वीं सदी के आखिर में बनने लगे थे। इनमें से ज़्यादातर मकान पल्लड़ियन शैली के थे, जिनमें गर्मियों से बचने के लिए खंभों के सहारे बड़े बरामदे बनाए गए थे। यानी कि अंग्रेजों के निजी मकान कब बनने लगे थे? तो 18वीं सदी के आखिर में बनने लगे थे। और इनमें से ज़्यादातर जो मकान बने थे किस शैली में बने थे? तो पल्लड़ियन शैली में बने थे।
पल्लड़ियन शैली क्या कहलाती थी? तो पल्लड़ियन शैली जिसमें गर्मियों से बचने के लिए खंभों के सहारे बड़े बरामदे बनाए जाते थे। द मार्बल पैलेस कहाँ बना था? संगमरमर महल तो यह कलकत्ता में बना था। किसने बनवाया था? तो यह एक नए शहरी संभ्रांत वर्ग के किसी भारतीय परिवार द्वारा बनवाई गई थी। सबसे भव्य इमारतों में से एक थी द मार्बल पैलेस। चितपुर बाजार कहाँ था? तो चितपुर बाजार कलकत्ता में ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन की सीमा पर स्थित था। चितपुर बाजार का चित्र किसने बनाया था? चार्ल्स डी आइली ने बनाया था। किसने बनाया था? चार्ल्स डी आइली ने। चितपुर बाजार कलकत्ता में ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन की सीमा पर स्थित था। यहाँ पर विभिन्न मकान किस तरह के बने थे? तो एक तरफ जो जमींदार थे उनका मकान ईंटों से बना हुआ था और दूसरी तरफ गरीबों के जो मकान थे वो फूस और झोपड़ियों से बनी हुई थी। यहाँ के मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो यहाँ के मंदिरों को अंग्रेज ब्लैक पगोड़ा कहते थे, जिसका यहाँ रहने वाले गोविंद राम मित्तर नामक जमींदार ने निर्माण करवाया था। यानी कि चित्तूरपुर बाजार में जो मंदिर बना था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वहाँ पे का जमींदार गोविंद राम मित्तर ने बनवाया था। नस्ल पर आधारित भाषा के चलते नाम भी अक्सर स्याही के रंग में होते थे। ठीक है। पहला हिल स्टेशन यानी छावनियों की तरह हिल स्टेशन जो पर्वतीय सत्याग्रह के लिए भी बनाए जाते थे, यह औपनिवेशिक शहर विकास का एक खास पहलू था। औपनिवेशिक शहर विकास की एक महत्वपूर्ण खास पहलू किसको मानी जाती है? तो हिल स्टेशन को मानी जाती है। हिल स्टेशन की स्थापना और बसावट का संबंध सबसे पहले ब्रिटिश सेना की ज़रूरतों से था। शिमला, जिसे वर्तमान शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। यानी शिमला की स्थापना कब हुई थी? तो शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। कब गोरखा युद्ध हुआ था? तो 1815 से 1816 के दौरान हुआ था। अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? 1818 में। अंग्रेज मराठा युद्ध के कारण अंग्रेजों की दिलचस्पी माउंट आबू में बनी, जबकि दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीना गया था। यानी कि जो पहला हिल स्टेशन की बात करते हैं तो उसकी स्थापना का से कब माना जाता है? जब शिमला का युद्ध हुआ था, जिसे गोरखा का युद्ध हुआ था। कब? 1815 से 16 में। और अंग्रेज़ों की दिलचस्पी माउंट आबू में कब बनी? तो अंग्रेज़ों की दिलचस्पी माउंट आबू में बनी उस समय जब अंग्रेज़ मराठा युद्ध हुआ था 1818 में। उस समय माउंट आबू की तरफ, यानी अंग्रेज़ मराठा युद्ध माउंट आबू 1818 ऐसे संबंधित मान लो। और 1815 से 1816 स्टेशन हिल गोरखा युद्ध शिमला में। दार्जिलिंग में कब इन्होंने छीना था? तो जब दार्जिलिंग में 1835 में, जब अंग्रेज़ों ने सिक्किम के राजाओं से सिक्किम को छीन लिया था। सिक्किम के राजा से दार्जिलिंग को छीना था। कब? 1835 में। यानी कि अंग्रेज़ों के दिलचस्पी की बात करें तो 1815 में और 1816 के दौरान गोरखा युद्ध हुआ था। उसके तहत इन्होंने शिमला को तरफ देखा। और अंग्रेज़ मराठा जो 1818 युद्ध में हुआ था उसके बाद इन्होंने माउंट आबू की तरफ ध्यान लगाया। और 1835 में जब इन्होंने सिक्किम के राजाओं से छीन लिया था दार्जिलिंग को, तब उनको इधर की तरफ ध्यान गया था। ये हिल स्टेशन फौजियों को ठहराने, सरहद की चौकसी करने और दुश्मन के खिलाफ हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे। अंग्रेज़ों को गर्मियों के कारण किस बीमारी की ज़्यादा आशंका थी? तो हैजा और मलेरिया की। पहाड़ी हिल स्टेशनों को किस रूप में विकसित किया गया? तो हिल स्टेशनों को सेनेटोरियम के रूप में विकसित किया गया। सिपाहियों को यहाँ विश्राम करने और इलाज करने के लिए भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि जो हिल स्टेशन की जलवायु थी वो यूरोप की ठंडी जलवायु से मिलती जुलती थी, इसलिए नए शासकों को वहाँ की आबो हवा काफ़ी लुभाती थी। वायसराय अपने पूरे अमल के साथ हर साल गर्मियों में हिल स्टेशनों पर ही डेरा डाला किया करते थे। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित कर दी और इस तरह गर्म मौसम में राजधानियाँ बदलने के सिलसिले पर विराम लग गया। यानी कि 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल कहाँ स्थानांतरित कर दी? तो शिमला में स्थानांतरित कर दी। और जिस तरह से मौसम में राजधानियाँ बदलने का सिलसिला था उस पर विराम लग गया। शिमला भारतीय सेना कमांडर इन चीफ का भी अधिकृत आवास बन गया। यानी कि शिमला किसका आवास बन गया? तो भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का, भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का यानी प्रधान सेनापति का अधिकृत आवास बन गया। हिल स्टेशन ऐसे अंग्रेज़ों और यूरोपियनों के लिए भी आदर्श स्थान थे जो अपने घर जैसी मिलती जुलती बस्तियाँ बसाना चाहते थे। उनकी इमारतें यूरोपीय शैली की होती थीं। अलग अलग मकानों के बाद एक दूसरे से कटे विला और बागों के बीच में स्थित कॉटेज बनाए जाते थे। एंग्लिकन चर्च और शैक्षिक संस्थान आंग्ल आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे। आंग्ल आदर्शों का प्रतिनिधित्व कौन करता था? तो एंग्लिकन चर्च यानी ब्रिटिश किस चर्च को मानते थे? तो एंग्लिकन चर्च को मानते थे ब्रिटिश वाले। सामाजिक दावत, चाय बैठक, पिकनिक, रात्रि भोज, मेले, रेस और रंगमंच जैसी घटनाओं के रूप में यूरोपियों का सामाजिक जीवन भी एक खास किस्म था। रेलवे के आने से पर्वतीय सौरागाहें बहुत तरह से लोगों की पहुंच में आ गई। अब भारतीय भी वहां जाने लगे थे। उच्च और मध्य वर्गीय लोग, महाराजा, वकील और व्यापारी सैर सपाटे के लिए इन स्थानों पर जाने लगे। हिल स्टेशन जो थी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण थी। पास के हुए इलाकों में चाय और काफ़ी बागानों की स्थापना से मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में मजदूर वहां आने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि अब हिल स्टेशन केवल यूरोपीय लोगों के ही सैरगाह नहीं रह गए थे। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक गांव है। यद्यपि अंग्रेजों ने पहाड़ों में भी औपनिवेशिक स्थापत्य शैलियों का इस्तेमाल किया, लेकिन स्थानीय लोग पहले ही करते रहते थे। मनाली क्या है? हिमाचल प्रदेश का एक गांव है। शिमला के एक औपनिवेशिक मकान का चित्र, यह सर जॉन मार्शल का आवाज़ था। पॉइंट है नए शहरों में सामाजिक जीवन। साधारण भारतीय आबादी के लिए नए शहर दांतों तले उंगली दबा लेने का अनुभव थे। जहां जिंदगी हमेशा दौड़ती भागती सी दिखाई देती थी, वहां चरम संपन्नता और गहन गरीबी दोनों के दर्शन एक साथ होते थे।
घोड़ा गाड़ी जैसे नए यातायात साधन और बाद में ट्रामों और बसों के आने से यह हुआ कि अब लोग शहर के केंद्र से दूर जाकर भी बच सकते थे। समय के साथ काम की जगह और रहने की जगह दोनों एक दूसरे से अलग होते थे। घर से दफ्तर या फैक्ट्री जाना एक नए किस्म का अनुभव बन गया। यद्यपि अब पुराने शहरों में मौजूद सामंजस्य और वाकफियत का एहसास गायब था, लेकिन टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, रंगशालाओं और 20वीं सदी में सिनेमा हॉलों जैसे सार्वजनिक स्थलों के बनने से शहरों में लोगों को मिलने जुलने की उत्तेजक नई जगह और अवसर मिलने लगे थे। शहरों में नए सामाजिक समूह बने तथा लोगों की पुरानी पहचानें महत्वपूर्ण नहीं रही। तमाम वर्गों के लोग बड़े शहरों में आने लगे। क्लर्कों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अकाउंट्स की मांग बढ़ती जा रही थी। नतीजा, मध्य वर्ग बढ़ता गया। उनके पास स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी जैसे नई शिक्षा संस्थानों तक पहुँच थी। शिक्षित होने के नाते वे समाज और सरकारों के बारे में अखबारों, पत्रिकाओं और सार्वजनिक सभाओं में अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। बहस और चर्चा का एक नया सार्वजनिक दायरा पैदा हुआ। सामाजिक रीति रिवाज, कायदे कानून और तौर तरीके पर सवाल उठने लगे। लेकिन बहुत सारे सामाजिक बदलाव स्वाभाविक रूप से या आसानी से नहीं आ रहे थे। शहरों में औरतों के लिए एक नया अवसर थे। पत्र पत्रिकाओं, आत्मकथाओं और पुस्तकों के माध्यम से मध्यम वर्गीय औरतें खुद को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही थीं। परंपरागत पितृसत्तात्मक कायदे कानूनों को बदलने की इन कोशिशों से बहुत सारे लोगों को असंतोष था। रूढ़िवादियों को भय था कि अगर औरतें पढ़ लिख गई तो वे दुनिया को उलट कर रख देंगी और पूरी सामाजिक व्यवस्था का आधार खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ तक कि महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करने वाले सुधारक भी औरतों को माँ और पत्नी की परंपरागत भूमिकाओं में ही देखते थे और चाहते थे कि वे घर की चारदीवारी के भीतर ही रहें। समय बीतने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लगी। वे नौकरानी और फैक्ट्री मजदूर, शिक्षिका, रंगकर्मी और फिल्म कलाकार के रूप में शहर के नए व्यवसायों में दाखिल होने लगी। लेकिन ऐसी महिलाओं को लंबे समय तक सामाजिक रूप से सम्मानित नहीं किया जाता था, जो घर से निकलकर सार्वजनिक स्थानों में जा रही थी। शहरों के मेहनतकश गरीबों या कामगारों का एक नया वर्ग उभर रहा था। ग्रामीण इलाकों के गरीब रोजगार की उम्मीद से शहरों की तरफ भाग रहे थे। कुछ लोग को शहरी नए अवसरों का स्रोत दिखाई देते थे, कुछ को एक अन्य भिन्न जीवन शैली का आकर्षण खींच रहा था। उनके लिए एक ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। शहर में जीने की लागत पर अंकुश रखने के लिए ज़्यादातर पुरुष प्रवासी अपना परिवार छोड़ के गाँव छोड़कर आते थे। शहर की ज़िंदगी एक संघर्ष थी। नौकरी पक्की नहीं थी, खाना महंगा था, रिहाइश का खर्चा उठाना मुश्किल था। फिर भी गरीबों ने वहाँ प्रायः अपनी एक अलग जीवन शहरी संस्कृति रच ली थी। वे धार्मिक त्योहारों, तमाशों और स्वांग आदि में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते थे, जिनमें ज़्यादातर उनके भारतीय और यूरोपीय स्वामियों का मजाक उड़ाया जाता था। आमार कथा मेरी कहानी, इसको किसने लिखा था? विनोदिनी दासी। बंगाली रंगमंच में 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों की जानी मानी हस्ती थी। यानी कि 19वीं और 20वीं सदी की जानी मानी हस्ती कौन थी बंगाली रंगमंच की? तो उनका नाम था विनोदिनी दासी। उन्होंने नाटककार और निर्देशक गिरीश चंद्र घोष के साथ काफ़ी काम किया था। उन्होंने किसके साथ काम किया था? तो नाटककार और निर्देशक गिरीश चंद्र घोष के साथ। स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना के पीछे उनका मुख्य हाथ था। स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना के स्टार थिएटर कहाँ पे है? कलकत्ता में। इसकी स्थापना 1883 में हुई थी। यानी स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो 1883 में हुई थी। किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने। किसका था? इसने विनोदिनी दासी का। यह थिएटर बाद में कई प्रसिद्ध नाटकों के लिए जाना गया था। 1910 से 1913 के बीच उन्होंने अमार कथा के नाम से किस्तों में अपनी आत्मकथा लिखी। यानी अमार कथा के नाम से किसने कथा लिखी थी? तो 1910 से 1913 के बीच में लिखी थी। किसने लिखी थी? तो विनोदिनी दासी ने लिखी थी। आमार कथा कब लिखी थी? 1910 से 1913 के बीच में। वह एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व वाली महिला थी। उन्होंने समाज में आम औरतों की समस्याओं पर केंद्रीय कई भूमिकाएं निभाई। वह अभिनेत्री, संस्था निर्माता और लेखिका कई भूमिकाएं एक साथ निभाती थी। लेकिन उस समय के पितृसत्तात्मक समाज ने सार्वजनिक दायरे में उनकी उपस्थिति को कभी पसंद नहीं किया था। स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना किसने की? तो स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना 1883 में हुई थी। किसने की थी? तो इसमें गिरीश चंद्र घोष, विनोदिनी दासी, अमृतलाल बसु और उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर करी थी। 19वीं सदी के आखिर की एक कालीघट पेंटिंग स्त्री सत्ता के बारे में पुरुषों की बेचैनी को अक्सर एक ऐसी तस्वीर के जरिए दर्शाया जाता था जिसमें औरत एक जादूगरनी के बेस में आदमी को भेड़ बना देती थी। जैसे जैसे औरतें पढ़ लिखकर अपने घर की चारदीवारी से निकलने लगी, लोकप्रिय तस्वीरों में औरतों की ऐसी छवियां खूब दिखाई देने लगी। मछुआरों की नज़र से यह 20वीं सदी की शुरुआत